नमस्कार साथियों, विद्या क्रिएटर्स के YouTube चैनल पे आपका स्वागत है। और आज हम लोग एक विशेष टॉपिक पढ़ेंगे जो कि साइंस और टेक्नोलॉजी से संबंधित है। साइंस और टेक्नोलॉजी से संबंधित टॉपिक है जिसका नाम है नैनो टेक्नोलॉजी। नैनो टेक्नोलॉजी एक विज्ञान की आधुनिकतम शाखाओं में से एक है। जैसा कि आपको पता है कि दूसरी तकनीकी शाखाएं जैसे कि स्पेस टेक्नोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी, ये दोनों ही शाखाएं इन पे काफ़ी काम हो चुका है और ये काफ़ी विस्तृत हैं और विकसित हो चुकी हैं। इन पे बहुत सारा रिसर्च वर्क, बहुत सारा शोध कार्य हो चुका है, जिसकी वजह से इनमें काफ़ी कार्य हो चुका है और इनके सिद्धांत पूर्ण रूप से स्थापित हो चुके हैं। जबकि अगर बात करें नैनो टेक्नोलॉजी की, तो नैनो टेक्नोलॉजी इन दोनों शाखाओं की अपेक्षाकृत एक नवीन वैज्ञानिक शाखा है, एक नवीन विज्ञान की शाखा है, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, जिसमें हम लोग नैनो टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ते हैं। नैनो टेक क्या है और क्या इसके आयाम हैं, क्या इसके फायदे हैं, क्या इसके नुकसान हैं और कैसे ये यूपीपीएससी और यूपीएससी के एस्पिरेंट्स के लिए कैसे ये साइंस और टेक का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसके बारे में हम लोग आज के इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग इस आधुनिकतम टॉपिक के बारे में, जो कि विज्ञान और तकनीकी का एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है। जैसा कि नाम से ही आपको पता लगता है, नैनो टेक्नोलॉजी, जैसा कि नाम से ही आपको पता लग रहा है कि ये नैनो टेक्नोलॉजी का टॉपिक है। नैनो टेक्नोलॉजी वर्ड जो है, नैनो टेक्नोलॉजी वर्ड, ये अपने आप में ही इस शाखा के बारे में बताता है। नैनो टेक्नोलॉजी, नैनो का अर्थ, नैनो एक ग्रीक शब्द है, नैनो एक ग्रीक शब्द है। इट इज अ ग्रीक वर्ड विच मीन्स ड्वार्फ। इसका मतलब होता है ड्वार्फ। ये एक ग्रीक शब्द है, इसका मतलब है ड्वार्फ। ड्वार्फ मतलब छोटा, या इसको बौना भी कह सकते हैं। एटॉमिक भाषा में उसका अर्थ छोटे से। तो इसमें हम बहुत छोटे से पार्टिकल, बहुत छोटे पार्टिकल्स का अध्ययन करते हैं, नैनो पार्टिकल्स। और ये पार्टिकल नैनो की रेंज में होते हैं और नैनो का तात्पर्य होता है 10⁻⁹ या 10⁻⁹ मीटर्स। इसका मतलब यह हुआ कि इसके अंतर्गत हम ऐसे टॉपिक्स, ऐसे माइक्रो पार्टिकल्स के बारे में पढ़ते हैं जिनका आकार 10⁻⁹ मीटर्स की कोटि का होता है। और इतने छोटे पार्टिकल्स के बारे में हमको अध्ययन करना है। जैसा कि हमको ज्ञात है, हमें पता है कि सामान्य परमाणु, जो एटॉमिक रेडियाई होती है, सामान्य परमाणु की जो एटॉमिक रेडियस होती है, यानी त्रिज्या होती है, उस त्रिज्या की कोटि 10⁻⁻10 मीटर के आसपास होती है, 10⁻⁻10 मीटर के आसपास होती है। जबकि न्यूक्लियस यानी नाभिक की जो त्रिज्या है वो 10⁻⁻15 मीटर की कोटि की होती है। ठीक है, हम जिस कण के बारे में पढ़ रहे हैं वो 10⁻⁹ मीटर की कोटि का है। इसका मतलब ये है कि ये एटॉमिक और मॉलिक्यूलर फॉर्म से थोड़ा ही बड़ा है, जस्ट ग्रेटर देन द एटॉमिक फॉर्म ऑफ एन एटम। दैट मीन्स ये परमाणु से थोड़ा सा बड़ा है। परमाणु 10⁻⁻10 मीटर की कोटि का है, ऑर्डर का है, जबकि नैनो पार्टिकल 10⁻⁹ मीटर की कोटि या ऑर्डर का होता है। तो मूल रूप से अगर विज्ञान की शाखा को इसको परिभाषित करें तो इसमें हम नैनो पार्टिकल्स के बारे में पढ़ते हैं, यानी उन सूक्ष्म कणों के बारे में पढ़ते हैं जिनकी कोटि 10⁻⁹ मीटर की कोटि की होती है। इसको एक दूसरे तरीके से और डिफाइन कर सकते हैं। कैसे कह सकते हैं हम लोग इसको? जैसे कि अगर हम कहें कि नैनो पार्टिकल्स क्या होते हैं? जब हम नैनो पार्टिकल्स या नैनो टेक्नोलॉजी के अंतर्गत हम उन सूक्ष्म कणों के बारे में पढ़ते हैं जिनका आकार 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर के मध्य होता है, जहां पर 1 नैनोमीटर बराबर 10⁻⁹ मीटर्स के बराबर। तो नैनो टेक्नोलॉजी में हम 1
नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर तक के आकार के कणों के बारे में पढ़ते हैं। अब ये विज्ञान की शाखा कब इवॉल्व हुई और कैसे इवॉल्व हुई, इसके बारे में थोड़ा सा ऐतिहासिक रूप से इसके बारे में हम लोग जानेंगे। 1959 में 1959 में एक बहुत महान भौतिकविद हुए जिनका नाम था रिचर्ड फेनमैन। रिचर्ड फेनमैन ने नैनो टेक्नोलॉजी से संबंधित कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय में एक लेख प्रस्तुत किया था, जिसमें उन्होंने एक कीवर्ड के बारे में बोला था। उन्होंने एक बताया था, उन्होंने एक ऐसी बात कही थी कि देयर इज अ प्लेंटी ऑफ रूम एट द बॉटम। ये कीवर्ड है, देयर इज अ प्लेंटी ऑफ रूम एट द बॉटम। इस शब्द का क्या तात्पर्य? इस शब्द का तात्पर्य इस बात से है कि सूक्ष्म विज्ञान में, दैट मीन सूक्ष्म पार्टिकल साइंस में एक ऐसा क्राइटेरिया है, एक ऐसा बिंदु है जहां पर बहुत सारी स्पेस है, बहुत सारी जगह है और वहां पर बहुत सारा काम किया जा सकता है। तो ऑन दैट बेसिस ही यूज्ड अ पर्टिकुलर टर्म दैट इज अ प्लेंटी ऑफ रूम एट द बॉटम। यहां पर उनका तात्पर्य नैनो पार्टिकल से था। यहां पर उनका तात्पर्य नैनो पार्टिकल से था, जिसका मतलब यह है कि 10⁻⁹ मीटर की रेंज में जब कोई कण होता है, उस समय उसके कणों, वो किसी द्रव्य की, किसी मैटर की सूक्ष्मतम पॉसिबल स्टेट है जिसमें हम कोई परिवर्तन कर सकते हैं या हम उसमें कोई नया गुण इंड्यूस कर सकते हैं। एटम या मॉलिक्यूलर फॉर्म में वैज्ञानिक कोई नई चीज इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं, लेकिन नैनो फॉर्म में, जो कि मिनिमम पॉसिबल फॉर्म है, दैट इज 10⁻⁹ मीटर, उसमें कुछ ऐसा किया जा सकता है जिससे कि हम पदार्थ के स्थूल गुणों को, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज को बदल सकते हैं। इसको एक और नजरिए से समझते हैं हम लोग। इसको हम ऐसे कह सकते हैं कि जो नैनो पार्टिकल्स होते हैं, स्थूल अवस्था में किसी पदार्थ के गुण अपने नैनो पार्टिकल्स के गुण से बिल्कुल अलग होते हैं। इसका मतलब यह है कि स्थूल अवस्था में, नॉर्मल मॉलिक्यूलर फॉर्म में, किसी पदार्थ के भौतिक, रासायनिक गुण, उसकी चालकता, उसका घनत्व, उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ, उसका मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट, ये जो उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं, उसकी भौतिक अवस्था, ये सारी जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं उसकी, इन प्रॉपर्टीज को इन गुणों को अगर हम नैनो लेवल पे ले जाएं, तो हम इनमें एक ऐसा परिवर्तन कर सकते हैं जिसके आधार पर इसके मॉडर्न गुणों को और इसके पुराने गुणों में, यानी इसके जो स्थूल अवस्था में जो गुण हैं और जो इसके नैनो फॉर्म में जो गुण हैं, दोनों में जमीन आसमान का अंतर होता है। और यही नैनो टेक्नोलॉजी या नैनो साइंस की खासियत है। इसी पॉइंट पे जो है नैनो साइंटिस्ट या नैनो टेक्नोलॉजिस्ट जो है काम कर रहे हैं, जो ये बताते हैं कि कैसे हम पदार्थ के सूक्ष्मतम भाग में, दैट इज 10⁻⁹ मीटर के भाग में परिवर्तन करके हम क्या कर सकते हैं, इसमें हम कोई एक पॉजिटिव परिवर्तन लाकर क्या कर सकते हैं, हम उस पदार्थ के पूरे गुणों को बदल सकते हैं और मनुष्य उसे अपनी जरूरतों के हिसाब से अलग अलग उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल कर सकता है और हम एक नया टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की तरफ बढ़ सकते हैं। तो जाहिर सी बात है कि ये एक आधुनिक शाखा है विज्ञान की, जिसे नैनो साइंस भी कहते हैं, नैनो टेक्नोलॉजी भी कहते हैं। तो इस पे रिचर्ड फेनमैन साहब जो है एक नोबेल लॉरेट थे, इन्होंने सबसे ज्यादा काम किया था। इसके बाद बात करें रिचर्ड फेनमैन, जो कि 1959 में इन्होंने सबसे ज्यादा काम किया था। इनको फादर ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी भी कहा जाता है। ही इज टर्म्ड एज फादर ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी।
इसके पश्चात इस टर्म को और एलेबोरेट करने वाले एक दूसरे साइंटिस्ट थे, एरिक डेक्सलर। इनका नाम था एरिक डेक्सलर। इन्होंने फर्दर इस पर वर्क किया और इस नैनो टेक्नोलॉजी से संबंधित, नैनो पार्टिकल से संबंधित बहुत सारी रिसर्चेस करी और उसके बारे में फर्दर इसको अपग्रेड किया नैनो टेक्नोलॉजी के फॉर्म में। अगर बात करें नैनो टेक्नोलॉजी वर्ड, नैनो टेक्नोलॉजी एज अ वर्ड यूज करने की बात करें तो इसको सबसे पहले 1974 में टोक्यो यूनिवर्सिटी, टोक्यो यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर थे जिनका नाम था नोरियो तानिगुची। नोरियो तानिगुची सब, इन्होंने इस वर्ड को कॉइन किया। इस वर्ड को बोलते हैं नैनो टेक्नोलॉजी। दिस वर्ड इज कॉइन्ड बाय मिस्टर नोरियो तानिगुची। ही इज अ प्रोफेसर फ्रॉम टोक्यो साइंस यूनिवर्सिटी। तो इन लोगों ने इस पर मिलकर काम किया और एक ऐसी परिकल्पना प्रस्तुत की जिसके अंतर्गत एक महत्वपूर्ण आविष्कार किया जिसको बोलते हैं स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोप। स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोप। और इस टेक्नोलॉजी के आने पर, इस टेक्नोलॉजी स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोप टेक्नोलॉजी के आने पर हम क्या कर सकते हैं, इस टेक्नोलॉजी के बेसिस पे हम नैनो पार्टिकल्स को इवॉल्व कर सकते हैं, उनका प्रबंधन कर सकते हैं, उनको मैनेज कर सकते हैं, उनको उनके ओरिजिनल जो स्थूल या मॉलिक्यूलर फॉर्म है किसी एटम की, उससे रिमूव करके उसको मॉलिक्यूलर फॉर्म में या उसको नैनो फॉर्म में लाया जा सकता है। एक बहुत ही क्रांतिकारी उपकरण था ये, एक बहुत ही क्रांतिकारी उपकरण था जिसको बोलते हैं स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोप। और इसके लिए इसको बनाने के जो रिस्पॉन्सिबल, जो आविष्कारक दो वैज्ञानिक थे, जिनमें एक जिनका नाम है गर्ड बेनिंग तथा हेनरिक रोहरेल। और इस उपलब्धि के लिए इन्हें 1986 का नोबेल प्राइज जो है वो मिला है। किस वजह से मिला है? स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोप नामक उपकरण की खोज की वजह से। क्या है इस उपकरण की खासियत है, इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग पढ़ेंगे। जो स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोप होता है, इसकी खासियत ये है कि ये उपकरण क्या कर सकता है, ये माइक्रोस्कोप क्या कर सकता है, ये माइक्रोस्कोप अति सूक्ष्म लेवल पर हमें पार्टिकल्स को रिकॉग्नाइज करा सकता है। किस लेवल पर? नैनो लेवल पर, यानी 10⁻⁹ के लेवल पर ये क्या कर सकता है, ये हमें पार्टिकल्स को रिकॉग्नाइज करा सकता है। और ये नैनो टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में एक क्रांतिकारी परिवर्तन था, क्रांतिकारी खोज थी आप कह सकते हैं। और इसी खोज के बाद हम लोग नैनो टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में या नैनो टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में मनुष्य आगे बढ़ा और जानने का प्रयास करने लगा, और वो ये सोचने लगा कि किस तरीके से नैनो टेक्नोलॉजी को ह्यूमन डेवलपमेंट के पर्पज से यूज किया जा सकता है। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है जो नैनो टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में हुई। नैनो टेक्नोलॉजी के बारे में कुछ और इंपॉर्टेंट बातें अगर करें तो नैनो पार्टिकल्स काफी सूक्ष्म पार्टिकल्स होते हैं। नैनो पार्टिकल्स जो हैं वो काफी सूक्ष्म पार्टिकल्स हैं, और अगर बात करें इनको मेजर करने की तो इनके गुण अपने मूल पदार्थ जिससे मिलकर ये बने हैं उससे पूरी तरीके से अलग होते हैं। जिससे ये मिलकर बने हैं उससे पूरी तरीके से अलग होते हैं, और यही खासियत इनको नैनो पार्टिकल्स के रूप में बनाती है, नैनो पार्टिकल्स के रूप में बनाती है। और इसी वजह से ये विज्ञान की शाखा जो है वो इतनी महत्वपूर्ण हो चली है, क्योंकि इसमें जो पार्टिकल्स हैं वो नैनो लेवल के होते हैं,
और इन पर सामान्य न्यूटोनियन फिजिक्स जो है, जो न्यूटन की भौतिकी है, जो कि सामान्य भौतिकी है, सामान्य भौतिकी के सिद्धांत नैनो पार्टिकल्स पर अप्लाई नहीं होते। जो सामान्य भौतिकी है, नॉर्मल जो फिजिक्स है, इसे न्यूटोनियन फिजिक्स कहते हैं, ये इन नैनो पार्टिकल्स पर अप्लाई नहीं होते हैं। जो न्यूटोनियन फिजिक्स है, इस पर जो नैनो पार्टिकल्स के लॉज हैं वो अप्लाई नहीं होता। न्यूटोनियन फिजिक्स नैनो पार्टिकल्स पर अप्लाई नहीं होती है। इन पर सूक्ष्म जो कण विज्ञान है, दैट इज क्वांटम मैकेनिक्स, क्वांटम मैकेनिक्स के जो रूल्स हैं, जो क्वांटम मैकेनिक्स के रूल हैं, वो नैनो पार्टिकल पर अप्लाई होते हैं और न्यूटोनियंस लॉ अप्लाई नहीं होता है, क्वांटम फिजिक्स के रूल अप्लाई होते हैं। इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट विधा जो है इस पर अप्लाई होती है, एक महत्वपूर्ण प्रभाव है, जिसे कहते हैं पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। क्या कहते हैं? पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, वो इस पर अप्लाई होता है। और एक और महत्वपूर्ण चीज जो है वो इसके ऊपर अप्लाई होती है, दैट इज फॉरवर्ड लूप। ये एक तरीके से पार्टिकल फिजिक्स के कॉन्सेप्ट हैं जो नैनो पार्टिकल्स के ऊपर अप्लाई होते हैं। सामान्य भौतिकी वाले नियम नैनो पार्टिकल्स पर या नैनो टेक्नोलॉजी पर अप्लाई नहीं होते हैं। अब हम ये जानेंगे कि हम इसकी सहायता से क्या कर सकते हैं। अगर देखेंगे कि अगर किसी पार्टिकल को हम किसी स्थूल अवस्था को उसके नैनो अवस्था में बदल दें तो क्या किया जा सकता है। इसका कुछ आपको एक दो मैं उदाहरण बताऊंगा इसके, कि कैसे हम इनको एक सामान्य सिद्धांत से, एक सिद्धांत का प्रयोग करके कैसे इनसे एक स्थूल प्रयोग इनके कर सकते हैं। वो क्या प्रयोग हैं? जैसे मेल्टिंग पॉइंट बात करें अगर एक भौतिक कारक की, जो कि है मेल्टिंग पॉइंट, दैट इज गलनांक, तो इसमें परिवर्तन किया जा सकता है। जो स्थूल अवस्था में किसी भी पदार्थ का मेल्टिंग पॉइंट होता है, नैनो अवस्था में उसको चेंज किया जा सकता है। दैट मीन्स अगर हम किसी पार्टिकल का उसके मॉलिक्यूलर फॉर्म में मेल्टिंग पॉइंट ले रहे हैं, किसी कंपाउंड का, किसी सब्सटेंस का, तो अगर हम उसको नैनो फॉर्म में कन्वर्ट कर दें तो क्या होगा? हम उसके मेल्टिंग पॉइंट को बदल सकते हैं, उसके मेल्टिंग पॉइंट को इंक्रीज कर सकते हैं या डिक्रीज कर सकते हैं, ठीक है। और उसकी कंडक्टिविटी को इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं, उसकी कंडक्टिविटी को इंक्रीज कर सकते हैं। दैट मीन्स ऐसा भी देखा गया है कि किसी इंसुलेटर, कोई सब्सटेंस जब वो अपनी नॉर्मल और नेचुरल फॉर्म में है और वो इंसुलेटर है, कैसा है? अचालक है। कैसा है? इंसुलेटर है या अचालक है, लेकिन नैनो अवस्था में वो अतिचालक बन सकता है, दैट इज सुपर कंडक्टर बन सकता है। तो ये एक बहुत बड़ा परिवर्तन है जो नैनो टेक्नोलॉजी कर सकती है। दैट मीन्स एक अचालक पदार्थ एक अतिचालक पदार्थ में बदल सकता है विद द हेल्प ऑफ नैनोटेक। तो ये अपने आप में विज्ञान के क्षेत्र में एक बहुत बड़ा परिवर्तन। कोई कोई पदार्थ ओपैक है, दैट मीन्स उसके आर पार नहीं देखा जा सकता, अपारदर्शी। कैसा है? अपारदर्शी, अपारदर्शी है। लेकिन अगर हम उसको उसके नैनो पार्टिकल्स में कन्वर्ट कर दें, अगर उसके नैनो पार्टिकल्स को ले लें तो वो ट्रांसपेरेंट हो सकता है। क्या हो सकता है? ट्रांसपेरेंट हो सकता है, यानी पारदर्शी हो सकता है। तो आप देख रहे हैं कि कैसे स्थूल अवस्था की तुलना में नैनो अवस्था में उस पार्टिकल के गुणों में कितना ज्यादा डिफरेंस आ रहा है, और वो कैसे एक नॉर्मल अवस्था से, एक सामान्य अवस्था से एक असामान्य अवस्था में कन्वर्ट हो जाता है, या मनुष्य अपनी, या साइंटिस्ट या मानव अपनी जरूरत के मुताबिक उसमें कोई पर्टिकुलर टाइप का गुण इंड्यूस कर सकता है, प्रेरित कर सकता है, उद्दीप्त कर सकता है, जिससे कि कोई नया गुण
उसके अंदर उत्पन्न हो जाएगा। टेंसाइल स्ट्रेंथ, टेंसाइल स्ट्रेंथ, इसका मतलब क्या है? टेंसाइल स्ट्रेंथ में क्या होता है? टेंसाइल स्ट्रेंथ की अगर बात करें तो टेंसाइल स्ट्रेंथ का मतलब होता है उसकी, टेंसाइल स्ट्रेंथ से तात्पर्य है उसकी तनाव सहने की क्षमता, तनाव सहने की क्षमता। और विद द हेल्प ऑफ नैनोटेक किसी स्ट्रेंथ की टेंसाइल स्ट्रेंथ को मल्टीपल टाइम्स, दैट मीन्स कई गुना बढ़ाया जा सकता है। मल्टीपल टाइम्स दैट इज कई गुना बढ़ाया जा सकता है। यानी हम अपने यानी हम उस तत्व को एक टेंसाइल स्ट्रेंथ पदार्थ के रूप में यूज कर सकते हैं, उसको मॉडिफाई कर सकते हैं। तो ये टेक्नोलॉजी के, नैनो टेक्नोलॉजी के कुछ इंपॉर्टेंट यूजेस हैं जिसके बारे में हमने आपको बताया। और इस तरीके से अगर देखें तो ये बहुत सारे काम कर सकती है और बहुत सारे हमारे मनुष्य के लिए बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स का निर्माण कर सकती है नैनो टेक्नोलॉजी। जैसा कि मैंने आपको बताया कि स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोप जो था वो एक बहुत बड़ा टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट था इस क्षेत्र में। तो उसके आने के बाद से क्या हुआ कि इस विज्ञान की शाखा के ऊपर बहुत तेजी से काम होने लगा और धीरे धीरे करके विज्ञान की शाखा ने बहुत सारे ऐसे नैनो मटेरियल्स की खोज करनी शुरू करी जिससे हम बहुत सारे नैनो पदार्थों का या नैनो पार्टिकल्स का निर्माण कर सकते थे। इसी क्रम में एक इंपॉर्टेंट नैनो मटेरियल है जिसकी अगर हम लोग बात करें, एक इंपॉर्टेंट नैनो मटेरियल की अगर बात करें तो इसी दिशा में एक इंपॉर्टेंट नैनो मटेरियल है जिसका नाम है फुलेरीन। का नाम क्या है? इसका नाम है फुलेरीन। फुलेरीन जो है इट इज एन एलोट्रोप ऑफ कार्बन। ये क्या है? ये कार्बन का एक अपर रूप। ये क्या है? कार्बन का अपर रूप है और इसके अंदर एक अच्छा नैनो मटेरियल या नैनो पार्टिकल बनने का गुण होता है जिसके गुणों का हम इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका एक और नाम है, इसको बोलते हैं, इसका एक और नाम है और इसे बकी बॉल के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? बकी बॉल के नाम से भी जानते हैं, BUC। सिर्फ बकी बॉल के नाम से भी जाना जाता है और ये एक इंपॉर्टेंट, एक बहुत महत्वपूर्ण सब्सटेंस है जो कि नैनोटेक के बहुत सारे के काम आ सकता है। बहुत सारे गुण इसके नैनो टेक्नोलॉजी काम आ सकते हैं। जैसे इट कैन बी यूज्ड एज अ सुपर कंडक्टर, इसको सुपर कंडक्टर की तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है। इसको सुपर कंडक्टर्स की तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत सारे टेंसाइल स्ट्रेंथ, सॉल्युबिलिटी, मॉडिफिकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर एंड इस तरीके के बहुत सारे चीजों में हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कार्बन, एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज, ये जो इसका जो अगर बात करें इसके स्ट्रक्चर की तो ये एक फुटबॉल लाइक स्ट्रक्चर होता है। कैसा होता है ये एक फुटबॉल लाइक स्ट्रक्चर होता है। ये एक फुटबॉल के शेप का ये स्ट्रक्चर होता है जिसका अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला की बात करें तो ये होता है C60। क्या होता है? C60, जिसमें हेक्सागोनल, जिसमें कार्बन की हेक्सागोनल रिंग्स होती हैं। हेक्सागोनल यानी षटकोणीय, हेक्सागोनल कार्बन रिंग्स जो हैं वो इस फुटबॉल लाइक स्ट्रक्चर का निर्माण करती हैं और ये इसको आसानी से या इसको सूटेबल टेक्निक्स की सहायता से इसको नैनो पार्टिकल्स में कन्वर्ट किया जा सकता है। एक और उदाहरण अगर बात करें तो वो है नैनो ट्यूब्स। नैनो ट्यूब्स भी इसका एक बहुत महत्वपूर्ण उदाहरण है। और नैनो ट्यूब एक सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर होता है। ये क्या होता है? ये एक सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर होता है। क्या होता है? सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर होता है जो जिसमें 6 कार्बन
और 5 कार्बन की रिंग्स पाई जाती हैं। और ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट नैनो मटेरियल है जिसे कार्बन नैनो ट्यूब्स कहते हैं। कार्बन की नैनो ट्यूब्स बनाने में इसका इस्तेमाल होता है। कार्बन नैनो ट्यूब्स जो है वो एक और महत्वपूर्ण यूज है, बहुत महत्वपूर्ण एक युक्ति है जिसको हम इस्तेमाल करते हैं नैनो मटेरियल का निर्माण करने के लिए, इसका इस्तेमाल करते हैं। तो ये एक और बहुत महत्वपूर्ण चीज है। अगर बात करें इसके इस्तेमाल की, तो जो कार्बन नैनो ट्यूब्स होती हैं, कार्बन नैनो ट्यूब्स को भविष्य की बहुत सारी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के लिए यूज किया जा सकता है। इनकी बहुत हाई थर्मल और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती है। इनकी खासियत क्या है? हाई थर्मल एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती है इनमें, यानी ये ताप के और विद्युत के बहुत अच्छे चालक हो सकते हैं। इट कैन प्रूव अ बेस्ट सुपर कंडक्टर फॉर वेरियस इंडस्ट्रियल एंड प्रैक्टिकल पर्पसेस। तो बहुत सारी चीजों के लिए इस्तेमाल किए जा सकते हैं। हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है और ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज इनके अंदर बहुत अच्छी पाई जाती हैं। दैट मीन्स दे कैन बी ऑप्टिकली यूज किया जा सकता है इनका। और क्या किया जा सकता है, ध्यान से देखेंगे। और इसी प्रकार के इनकी कुछ और भी बहुत इंपॉर्टेंट यूजेस हैं। जैसे अगर बात करें नैनो ट्यूब्स की, तो नैनो ट्यूब बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल होती है, बहुत ज्यादा स्टिफ होती है। इंक्रीज्ड स्टिफनेस, इनकी स्टिफनेस को इंक्रीज किया जा सकता है। इनको बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल बनाया जा सकता है, बहुत लचीला बनाया जा सकता है। इसी तरीके से अगर बात करें, बहुत लाइट वेट होती हैं और स्ट्रांग होती है। तो लाइट वेट और स्ट्रांग होने की वजह से बहुत सारे वैज्ञानिक उपकरणों में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। तो नैनो ट्यूब एक बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बड़ी टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट है जो हमें आगे के चीजों के लिए इस्तेमाल करती है। इसके अलावा अगर बात, ये इसके कुछ ऐसे गुण हैं जो इसको कुछ खास तरह के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए एप्लीकेबल बनाते हैं। जैसे विंड टरबाइन, इसकी सहायता से जो एपरेटस, या आप कह सकते हैं कि जो इसके यूज हो सकते हैं वो क्या हो सकते हैं? इसकी विंड टरबाइन बनाने में यूज होता है। ऑटोमोबाइल पार्ट्स, यू कैन से ऑटोमोबाइल पार्ट्स बनाने में इसका यूज हो सकता है। इस तरीके से अगर बात करें, बहुत सारे स्पोर्ट्स इक्विपमेंट बनाने में इसका इस्तेमाल हो सकता है। इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरणों को बनाने में, स्पोर्ट्स गियर बनाने में इसका इस्तेमाल हो सकता है। और एक और बहुत महत्वपूर्ण इसका इस्तेमाल है, दैट इज इलेक्ट्रिकल सर्किट्स। इलेक्ट्रिकल सर्किट्स बनाने में इसका इस्तेमाल हो सकता है। और एक और बहुत महत्वपूर्ण इसका इस्तेमाल है, दैट इज बैटरीज। आपको पता है कि इस समय बैटरीज की स्टोरेज कैपेबिलिटी बढ़ाने का बहुत बड़ा प्रयास किया जा रहा है, जिससे कि चाहे वो ऑटोमोबाइल हो, इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेज हो, उनकी बैटरीज को स्ट्रांग और लॉन्ग ड्यूरेशन का बनाया जा सके। तो बैटरीज विद लॉन्गर लाइफ टाइम, इस प्रकार के ऐसे बहुत सारी यूजेस हैं जिनका उपयोग नैनो ट्यूब्स हैं वो इन उपकरणों को बनाने में बहुत ज्यादा सहायक सिद्ध हो सकती हैं। तो इस तरीके से अगर हम लोग देखते हैं तो इनका जो फ्यूचर है वो बहुत ब्राइट है। किसका फ्यूचर? नैनो सब्सटेंसेस का, या ऐसे सब्सटेंसेस जो नैनो पार्टिकल्स को बनाने में यूज होते हैं, वो सब्सटेंसेस जिनकी हेल्प से नैनो पार्टिकल्स बनाए जा सकते हैं, उनका बहुत ज्यादा यूज हो सकता है। और कुछ अगर इंपॉर्टेंट यूज की बात करें
तो ऑप्टिकल बायोफ्यूल्स बनाने में, बायोफ्यूल्स के निर्माण में, एलसीडी पैनल्स को बनाने में, सोलर इक्विपमेंट्स के बनाने में, इसमें सोलर डिवाइसेस भी आती हैं, एनर्जी स्टोरेज डिवाइसेस बनाने में, इन सारी जगहों पर इसका बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया सकता है। एक बिल्कुल नया कॉन्सेप्ट है, एक और बहुत महत्वपूर्ण चीज रहेगी इसमें, दैट इज स्पेस क्राफ्ट बनाने में। आपको पता है कि अगर स्पेस क्राफ्ट जो सैटेलाइट्स बनाए जाते हैं अगर वो मजबूत होंगे और हल्के होंगे तो जाहिर सी बात है कि वो कम फ्यूल में उनको अब रेस्पेक्टिव ऑर्बिट्स में एस्टेब्लिश किया जा सकता है, जिसकी वजह से हमें जिससे हमारा फ्यूल कंजम्पशन भी कम होगा, लाइट वेट होगा, स्ट्रांग होगा, सिक्योरिटी मिशन की जो है वो मेंटेन रहेगी, और ऐसे बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। तो ये एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट यूज है इसका। एक मैं आपको एक भविष्य का एक यूज बताना चाह रहा हूं, दैट इज जो इसी से रिलेटेड, दैट इज स्पेस एलिवेटर्स। इसका एक बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है स्पेस एलिवेटर्स का। वैज्ञानिक इस बात की संभावना भी व्यक्त कर रहे हैं कि एक ऐसा समय आएगा जब हम नैनो ट्यूब के माध्यम से एक ऐसी प्रणाली विकसित करेंगे जिससे धरती पर स्थित जो स्टेशन है, जो स्पेस ऑर्गेनाइजेशन है या स्टेशन हैं जो उनके हेडक्वार्टर्स हैं, वहां से लेकर अंतरिक्ष के स्पेस स्टेशन तक एक नैनो ट्यूब बनाई जा सके, जिसमें कि मशीनें, दैट इज रोबोट्स भविष्य में आने वाले समय में, या ह्यूमंस, उनको उन नैनो ट्यूब से ट्रांसपोर्ट करके अर्थ स्टेशन से सैटेलाइट स्टेशन तक पहुंचाया जा सके। इतनी इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजी है आपकी नैनो ट्यूब्स, जो कि भविष्य में जिस पर काम करने पर विचार किया जा रहा है और जिसके ऊपर रिसर्च की जा रही है कि क्या नैनो ट्यूब्स को इतना स्ट्रांग, इतना ड्यूरेबल और इतना संवेदी बनाया जा सकता है, सुदूर संवेदी बनाया जा सकता है, रिमोट सेंसिंग के आधार बनाया जा सकता है कि उसके आधार पर एक स्पेस स्टेशन को और एक ग्राउंड पर स्थित स्टेशन को कनेक्ट किया जा सके और मशीनों की और टेक्नोलॉजी की सप्लाई को सुनिश्चित किया जा सके। तो ये आप इससे समझ सकते हैं कि कैसे ये एक बहुत महत्वपूर्ण और आधुनिक विज्ञान की विधा है, जिससे मानव जीवन आगे आने वाले समय में काफी आसान हो सकता है और काफी जो इसके ऊपर काम किया जा सकता है। इसी से मिलता जुलता एक और बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है, दैट इज नैनो वायर या नैनो वायर्स कह सकते हैं आप। नैनो वायर्स की टेक्नोलॉजी क्या है कि नैनो वायर का जो डायामीटर है वो एक नैनोमीटर के बराबर हो सकता है। ये एक ऐसा स्ट्रॉन्ग नैनो टेक्नोलॉजी वायर हो सकता है जो कि बहुत काम की चीज है। नैनो वायर्स एक ऐसी नैनो साइंस की टेक्नोलॉजी है जिसके अंतर्गत एक नैनोमीटर के बराबर पतले तार या वायर्स का निर्माण किया जाएगा। आप समझ सकते हैं कि इसको हम लोग नॉर्मल अपने आंखों से देख भी नहीं सकते हैं, लेकिन फिर भी वो क्या करेगा, वो एक ऐसी सुरक्षा परत बना सकता है जिसके कारण उसके आसपास से संबंधित जितने भी पार्टिकल्स हैं उनका प्रतिरोध किया जा सके और नेग्लिजिबल, बिना दिखाई दिए या बिना एक स्पष्ट हिंड्रेंस के किसी सरफेस को या किसी प्रणाली को सुरक्षित किया जा सकता है। तो ये एक अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजी है, और क्योंकि इसमें इसकी इलेक्ट्रॉनिक और क्योंकि ये एक बहुत लाइट वेट और इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट टेक्नोलॉजी है, इसकी वजह से क्या किया जा सकता है कि कंप्यूटर्स, उनकी चिप्स को, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स को बहुत छोटा और सूक्ष्म बनाया जा सकता है और उनको अत्यंत छोटी जगह में, बहुत छोटी सी स्पेस में प्रिजर्व करके उस स्टोरेज डाटा को रखा जा सकता है, जो कि पहले बहुत बल्कि थे, अभी वो पेन ड्राइव के फॉर्म में इस तरीके से आ गए। लेकिन इससे भी सूक्ष्म तरीके से डेटा को क्या किया जा सकता है, उसको स्टोरेज डिवाइसेस बनाई जा सकती हैं। आप समझ सकते हैं कि जब एक वायर की मोटाई 1 नैनोमीटर के बराबर हो सकती है, तो इससे आप आसानी से अंदाजा लगा सकते हैं कि कैसे वो पूरा
जो एक कॉन्सेप्ट है वो, अगर ये नैनो वायर्स का कॉन्सेप्ट मूर्त रूप ले लेता है या बन जाएगा, तो किस तरीके से एक टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट आएगी और चीजें, डेटा को स्टोर करना, उपकरण को कैरी करना या उस उपकरण को होल्ड करना, मेमोरी को, बैटरी को, उसको स्टोर करना कितना आसान हो जाएगा। और ये एक बहुत ही बड़ा मील का पत्थर टेक्नोलॉजी के मामले में साबित हो सकता है। तो इस तरीके से बात करते हैं हम लोग। अब बात करते हैं कि मानव जीवन में कैसे मानव जीवन के किन किन क्षेत्रों में नैनो टेक्नोलॉजी जो है वो एक तरीके से सुधार ला सकती है। उससे पहले मैं एक बात आपको और बताना चाहूंगा। एक्चुअल में नैनो टेक्नोलॉजी के जो प्रोडक्ट्स हैं या नैनो टेक्नोलॉजी के जो इक्विपमेंट्स हैं, उनको बनाने की दो अप्रोचेस हैं, इंपॉर्टेंट अप्रोचेस। अगर बात करें इंपॉर्टेंट अप्रोचेस की, तो आप देखिए ध्यान से कि ये जो अप्रोच है, इनके बारे में, अप्रोच का तात्पर्य यहां पर इस चीज से है कि किस तरीके से इन इक्विपमेंट्स को जो है, कैसे नैनो पार्टिकल्स को बनाया जा सकता है। दो इसके लिए महत्वपूर्ण टेक्नोलॉजी हैं, दो महत्वपूर्ण सिद्धांत हैं आप कह सकते हैं। एक है, पहली अप्रोच है बॉटम अप अप्रोच। पहली अप्रोच है आपकी बॉटम अप अप्रोच और दूसरी है टॉप डाउन अप्रोच। दूसरी है टॉप डाउन अप्रोच। देखिए दोनों के नाम से ही पता लग रहा है। बॉटम अप अप्रोच का मतलब है कि अगर हम सूक्ष्म पार्टिकल से स्थूल पार्टिकल की ओर बढ़े, यानी नैनो पार्टिकल से स्टार्ट करके उसकी मॉलिक्यूलर फॉर्म या उसकी नॉर्मल फॉर्म की ओर आए, तो ये वाली अप्रोच जो है ये कहलाएगी हमारी बॉटम अप अप्रोच। क्या कहलाएगी? बॉटम अप अप्रोच कहलाएगी। जबकि अगर यही अप्रोच बड़े पार्टिकल से, मॉलिक्यूलर स्टेज से स्टार्ट करके या एक स्थूल अवस्था से प्रारंभ करके अगर हम नैनो पार्टिकल्स की स्ट्रक्चर की ओर जाएं, तो यही अप्रोच हमारी कहलाएगी टॉप डाउन अप्रोच। यानी स्थूल अवस्था से नैनो अवस्था की ओर आना, ये टॉप डाउन अप्रोच है। और नैनो अवस्था से स्थूल अवस्था की ओर आना, ये आपकी बॉटम अप अप्रोच। तो दो वैज्ञानिक तकनीक हैं अभी, क्योंकि ये विज्ञान की शाखाएं बहुत ज्यादा विकसित नहीं हुई हैं, अभी भी इनमें काम चल रहा है। तो जो वैज्ञानिकों ने दो मेजर कॉन्सेप्ट दिए हैं जिनके बेसिस पे इनको बनाया जा सकता है या ये चीजें ऑर्गेनाइज करी जा सकती हैं, नैनो पार्टिकल्स को मटेरियलिस्टिक फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है, वो दो अप्रोच ही है, एक बॉटम अप अप्रोच और एक टॉप डाउन अप्रोच। यानी इस नैनो से स्थूल अवस्था में आना और स्थूल से नैनो अवस्था में जाना। अभी इन पे बहुत सारा काम होना बाकी। अब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट यूजेस की, जो कि मानव जीवन के लिए उपयोगी है। वो क्या यूज हो सकते हैं? देखिए, तो सबसे पहला जो मानव जीवन के लिए उपयोगी यूज है, दैट इज मेडिसिन। नैनो पदार्थ नैनो पदार्थों को किस तरीके से मेडिसिन के पर्पज से उनको यूज किया जा सकता है। आपको पता है कि नैनो पार्टिकल को हम कस्टमाइज कर सकते हैं, या नैनो पार्टिकल एक ऐसा महत्वपूर्ण, एक ऐसा इंपॉर्टेंट, एक ऐसा परफेक्ट पार्टिकल होता है कि जिसको कस्टमाइज किया जा सकता है। कस्टमाइज से तात्पर्य यह है कि किसी पर्टिकुलर टाइप के काम के लिए, किसी पर्टिकुलर टाइप के रोगग्रस्त हिस्से के लिए जो कि शरीर का है, उसको सही करने के लिए एक विशेष तरह का नैनो पार्टिकल इजाद किया जा सकता है, बनाया जा सकता है। और
जब ये एक विशेष प्रकार का नैनो पार्टिकल बनाया जा सकता है तो इसी आधार पर इस नैनो पार्टिकल को हम यूज में ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल बात करें अगर मेडिकल साइंस की, तो ड्रग डिलीवरी सिस्टम, हमारी बॉडी में जब हम कोई मेडिसिन लेते हैं तो वो मेडिसिन एक प्रॉपर चैनल से होती हुई हमारे इस एक पर्टिकुलर ऑर्गन तक पहुंचती है जिस ऑर्गन पर उस दवा का या उस मेडिसिन का असर होना है। तो नैनो जो मेडिसिन है या नैनो साइंस में जो मेडिसिन का डेवलपमेंट हो सकता है वो क्या हो सकता है, वो ये हो सकता है कि हम एक ऐसा नैनो पार्टिकल बनाएं जो किसी पर्टिकुलर टाइप की बीमारी या उससे रिलेटेड सेल्स पर ही अटैक करे। फॉर एग्जांपल जैसे कैंसर है, कैंसर की बीमारी है, तो कैंसर की बीमारी में क्या होता है, कैंसर की बीमारी में एक बहुत महत्वपूर्ण एक जो तकनीक यूज होती है ठीक करने के लिए कैंसर को, उसे बोलते हैं कीमोथेरेपी। कीमोथेरेपी बोलते हैं। इस कीमोथेरेपी का नुकसान क्या होता है कि कीमोथेरेपी का जो एक हैवी एंटीबायोटिक डोज होती है जो दी जाती है कि कैंसरस सेल को ये जाकर नष्ट कर देगी, लेकिन उसका एक साइड इफेक्ट ये होता है कि वो कैंसरस सेल को नष्ट करने के साथ साथ उनके साथ स्वस्थ और हेल्दी कोशिकाओं को भी नष्ट कर देती है, जिसके कारण रोगी का शरीर बहुत कमजोर हो जाता है। तो ऐसी अवस्था में क्या है कि अगर वो कैंसर की हाई स्टेज में है तो क्या होता है कि लगातार उसको एक कीमोथेरेपी का ट्रीटमेंट बार बार एक निश्चित ड्यूरेशन पर देना होता है, जिसके कारण जो संक्रमित कोशिकाएं हैं उसके साथ साथ जो असंक्रमित और स्वस्थ कोशिकाएं हैं वो भी डैमेज हो जाती हैं और रोगी का शरीर बहुत कमजोर हो जाता है। और समटाइम्स उस कमजोरी की वजह से रोगी जो है वो बहुत शिथिल हो जाता है और उस बीमारी के कारण जो है वो उसकी पूरा शरीर जो है वो किसी काम के लायक नहीं रहता। तो यहां पर नैनो टेक्नोलॉजी का यूज हो सकता है कि क्योंकि नैनो टेक्नोलॉजी अति सूक्ष्म पार्टिकल्स हैं तो वो दवाएं या मेडिसिन के वो पर्टिकुलर पार्टिकल जो टारगेटेड तरीके से केवल कैंसरस सेल्स के ऊपर अटैक करेंगे और स्वस्थ कोशिकाएं उससे अप्रभावित रहेंगी, तो ये एक बहुत बड़ा क्रांतिकारी परिवर्तन हो सकता है कैंसर के उपचार के रूप में। ऐसे ही कैंसर तो एक घातक बीमारी है, इसी प्रकार और जो कुछ बीमारियां जो इन्फेक्शंस के कारण होती हैं या जो संक्रमण के कारण होती हैं उनमें टारगेटेड तरीके से मेडिसिन का यूज करके उसको संक्रमित होने से बचाया जा सकता है। और क्या किया जा सकता है, और शरीर को कंपैरेटिवली स्वस्थ रखा जा सकता है। दूसरी एक इंपॉर्टेंट बात करें, इलेक्ट्रॉनिक्स के सेक्टर में क्या इसका उपयोग है। तो इलेक्ट्रॉनिक्स के सेक्टर में हम लोग पढ़ ही चुके हैं कि क्या कर सकता है, स्ट्रॉन्ग, लाइट वेट, हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ, बेटर स्टोरेज कैपेबिलिटी, और ऐसे ही लॉन्ग ड्यूरेशन या ड्यूरेबिलिटी। इस तरह के इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स बनाए जा सकते हैं जो स्ट्रांग हो, लाइट वेट हो, उनकी हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ हो, बेटर स्टोरेज कैपेबिलिटी हो और ड्यूरेबिलिटी ज्यादा हो। ऐसे इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का निर्माण नैनो पार्टिकल्स की सहायता से, नैनो मटेरियल की सहायता से किया जा सकता है। बात करें अगर एक और विधा की, दैट इज फूड। अब फूड के क्षेत्र में ये कैसे योगदान कर सकती है, इसको अगर हम देखें तो फूड साइंस में क्या किया जा सकता है कि इसकी जो जितने भी फूड आइटम्स होते हैं उनकी पैकिंग है ना, और उनके हेल्थ बेनिफिट्स और उनके फूड सेफ्टी, पैकिंग एंड सेफ्टी। आपको पता है कि वर्तमान में पैक्ड फूड आइटम और जो उनकी सिक्योरिटी और सेफ्टी है और पैकिंग पर बहुत ज्यादा काम किया जा रहा है, लेकिन क्योंकि वो अनहाइजीनिक तरह की होती है, अनहाइजीनिक तरह का पैकिंग हो सकती है या उसकी सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज हो जाती है कई बार फूड आइटम्स की, तो उसके लिए अगर हम नैनो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें तो हम फूड आइटम्स को एक बहुत
बहुत अच्छे सुरक्षा कवच में पैक कर सकते हैं, जैसे जिसके कारण वो पदार्थ जिस अवस्था में पैक किया गया है बिल्कुल उसी अवस्था में वो हमारे पास तक पहुंचेगा और हम एक स्वस्थ भोज्य पदार्थ को कंज्यूम कर पाएंगे, उसका आनंद ले पाएंगे और दूसरी बीमारियों से बचे रहेंगे। असलियत में क्या होता है कि जो नैनो पार्टिकल्स होते हैं दे आर एंटी बैक्टीरियल, दे आर एंटी माइक्रोब्स, दे आर एंटी इन्फेक्टेंट्स लाइक दैट। तो उसमें क्या होता है कि वो क्या करते हैं, वो कीटाणुओं, विषाणुओं, जीवाणुओं से सुरक्षित रखते हुए हमारे भोज्य पदार्थ को, अगर हम पैकिंग के दौरान उसकी सेफ्टी या सिक्योरिटी के लिए नैनो मटेरियल का इस्तेमाल करते हैं तो क्या होगा, तो वो फूड की सेफ्टी और सिक्योरिटी बरकरार रहेगी और वो सुरक्षित अवस्था में हमारे पास तक पहुंच सकता है और उसका टेस्ट और दूसरी क्वालिटीज भी मेंटेन बनी रहेंगी और हम जो उसको कंज्यूम कर रहे हैं उनको उनके स्वास्थ्य पर इसका कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है, एक और इंपॉर्टेंट यूज है सोलर सेल्स। आप देखते होंगे सोलर सेल्स एक बहुत आज के समय में बहुत बल्की होता है, बहुत बल्की टेक्नोलॉजी है। आप देखते होंगे कि घरों के ऊपर बहुत बड़े बड़े आकार के, छत के आकार के सोलर पैनल्स लगे होते हैं। तो नैनो टेक्नोलॉजी, जब नैनो टेक्नोलॉजी का इंपॉर्टेंट यूज ये है कि जब नैनो टेक्नोलॉजी अस्तित्व में होगी तो हम उसी पैनल को, उसी व्यवस्था को बहुत छोटे आकार में ला सकते हैं। क्यों? क्योंकि जो नैनो पार्टिकल्स होते हैं उनका सरफेस एरिया बहुत ज्यादा होता है। जितना पार्टिकल छोटा होगा, आपको पता है कि ये तो कैटलिस्ट का नियम है, एक जो हमारे उत्प्रेरक होते हैं उनका नियम ये है कि वो स्थूल अवस्था की तुलना में पाउडरी अवस्था में ज्यादा अच्छा काम करते हैं। अब नैनो पार्टिकल्स तो और सूक्ष्म अवस्था है, तो जाहिर सी बात है कि अवस्था, उसका सिद्धांत ये है कि किसी भी उत्प्रेरक की सतह जितनी, सतह का क्षेत्रफल, सतह का एरिया यानी सरफेस एरिया जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा वो एक्टिवेटेड बिहेव करता है, यानी उतना ज्यादा वो एक्टिव होता है। तो क्योंकि नैनो पार्टिकल्स का एक्टिव एरिया काफी ज्यादा होता है, इसलिए क्या होता है कि वो नैनो पार्टिकल्स जो है वो एक्टिवेशन की लिमिट्स पर होते हैं, यानी वो बहुत ज्यादा एक्टिवेटेड होते हैं। और जाहिर सी बात है जब वो बहुत ज्यादा एक्टिवेटेड होते हैं और क्योंकि वो नैनो पार्टिकल्स है तो बहुत कम स्पेस लेते हैं, तो जो सोलर पैनल या जो भी चीजें जो हैं वो बल्कि जो होती हैं वो क्या हो जाती हैं, वो कंफर्टेबल हो जाती हैं और उनका साइज जो है दैट गेट्स स्मॉलर, साइज गेट्स स्मॉलर, जिसके कारण उनको यूज करना, उनको कैरी करना, उनको एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना या उनको कहीं पर असेंबल करना, ये एक बहुत आसान प्रक्रिया हो जाती है और इसकी वजह से सोलर टेक्नोलॉजी का यूजेस भी बढ़ जाता है। ठीक है, बहुत सारे लोग तो सोलर टेक्नोलॉजी का यूज इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि वो किराए के मकानों में रहते हैं या कहीं आउट ऑफ द सिटी रहते हैं या कहीं ऐसी जगह पर रहते हैं जो उनका स्वयं का नहीं है। तो अगर कोई सोलर पैनल इस तरह का हो जो इजी टू कैरी, इजी टू हैंडल हो, तो जाहिर सी बात है कि वो जितने भी समय जहां रहेंगे उस तकनीक का इस्तेमाल कर पाएंगे। तो ये बहुत बड़ा सोलर एनर्जी की दिशा में बहुत बड़ा क्रांतिकारी परिवर्तन होगा। तो ये भी एक बहुत बड़ा यूज है। इसके अलावा हम लोग पहले भी चर्चा कर चुके हैं बैटरीज की। तो आपको पता है कि आज फॉसिल फ्यूल जो है वो खत्म होने के कगार पे है। जितना भी जीवाश्म ईंधन है वो क्या हो रहा है, वो लगातार कम हो रहा है और खत्म हो रहा है। तो उसका विकल्प लेने के लिए इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस यूज हो रही हैं और इलेक्ट्रिकल सर्किट्स का यूज किया जा रहा है, यानी इलेक्ट्रिक सर्किट्स एंड स्टोरेज डिवाइसेस, इनका उपयोग किया जा रहा है। चाहे वो दोपहिया वाहन हो, चाहे वो टू व्हीलर्स हो या फोर व्हीलर्स हो, सभी में इलेक्ट्रॉनिक बैटरी सिस्टम आ रहा है। तो नैनो पार्टिकल्स इतने स्ट्रॉन्ग टेंसाइल स्ट्रेंथ, हाई स्टोरेज कैपेबिलिटी वाले पदार्थ हैं कि ये बहुत छोटा सा एरिया भी लेते हैं, मजबूत होते हैं, ड्यूरेबिलिटी ज्यादा होती है, सुपर कंडक्टिंग मटेरियल होते हैं और ड्यूरेबिलिटी ज्यादा होने की वजह से लंबे समय तक आपके वाहन को आपके काम आते हैं, वाहन के काम आते हैं। तो आप देखिए कि ये नैनो टेक्नोलॉजी एक बहुत बड़ा क्रांतिकारी परिवर्तन इस दिशा में भी हो सकता है कि हम लोग फॉसिल फ्यूल से इलेक्ट्रिकल फ्यूल या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस की ओर क्या करें, हम लोग उसकी तरफ आगे बढ़ें। और जो आप और पहले की तुलना में जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं वो इजीली जो है वो हमारे वर्तमान जरूरतों को भी पूरा कर सकती हैं, उनकी स्टोरेज कैपेबिलिटी बढ़ जाती है, उनकी ड्यूरेबिलिटी बढ़ जाती है और वो बहुत फास्ट चार्जिंग भी है। इसका मतलब ये है कि आप जानते हैं जैसा कि फोन या सूचना तकनीकी के माध्यम में आपने देखा हो, पहले फोन चार्ज होने में कई घंटों का समय लेता था, अभी फोन जो है
ऐसी लिथियम आयन बैटरी टेक्नोलॉजी आ गई है जिसके कारण फास्ट चार्जिंग पॉसिबल। तो बिल्कुल वैसे ही जो नैनो टेक है वो उससे भी आगे का एक स्टेप है। इसमें क्या होगा कि बहुत किलोवाट आर की बैटरीज, KWH की बैटरीज, जिनकी शक्ति जो है वो किलोवाट घंटा में, वो भी बड़ी आसानी से पावर चार्ज की जा सकती होंगी और पावर चार्ज की जाएंगी और बहुत कम समय में, कुछ ही घंटों में या 1 घंटे से कम के समय में ही वो चार्ज हो जाती है। अभी भी कुछ मॉडर्न कार कंपनीज जैसे टेस्ला है या इस तरह की कुछ और कंपनियां हैं जो इस नैनो टेक बैटरी पे बहुत अच्छा काम कर रही हैं और ग्रोथ भी कर रही हैं। टेस्ला का प्लांट भारत में बेंगलोर में लगाया भी गया है, जैसा कि आप जानते होंगे कि वहां पर वो उनका R&D प्लांट लगा है जहां पर वो गाड़ियों की मैन्युफैक्चरिंग भी करेंगे और बैटरी से संबंधित काम भी करेंगे। तो ये इंटरनेशनल कोलैबोरेशन के साथ ही एक हम लोग इस नैनो टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भी आगे बढ़ेंगे, तो एक ये भी चीज हो जाती है। इसके अलावा स्पेस के बारे में हम लोग बात कर ही चुके हैं कि स्पेस टेक्नोलॉजी जो है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल इसमें प्ले करेगी। हम लोग लाइट वेट स्पेस क्राफ्ट बना सकते हैं। अगर बात करें स्पेस की, तो स्पेस की बात करें तो लाइट वेट क्या कर सकते हैं हम लोग, लाइट वेट स्पेस क्राफ्ट बन सकता है। अगर बात करें डिफेंस सेक्टर की, तो जितने भी जो हमारा R&D रिसर्च डेवलपमेंट है इन द फील्ड ऑफ डिफेंस रिसर्च, उसमें भी हम लोग फाइटर पायलट्स या जो जैसे हम लोगों ने भी तेजस बनाया है इंडिजीनियस प्रणाली पर, ऐसे और भी दूसरे जो रिसर्चेस चल रही हैं फाइटर जेट्स के ऊपर, वो बनाए जा सकते हैं। तो हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग और लाइट वेट अगर कोई एलिमेंट है, नैनो पार्टिकल या नैनो सब्सटेंस है, तो बहुत सारा यूज होता है। स्पेस क्राफ्ट अगर लाइट होगा तो उसको हम ज्यादा आसानी से ज्यादा दूर तक की कक्षाओं में स्थापित कर सकते हैं अपेक्षाकृत कम ईंधन की का यूज करके। तो ये अपने आप में स्पेस टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भी बहुत आगे ले जाएगा दुनिया को और विश्व को। ठीक है, कुछ प्रैक्टिकल यूजेस के बारे में अगर बात करें जो डेली यूज के हैं, तो उसमें क्या कर सकते हैं, जैसे कि एयर प्यूरिफायर। आपको एक मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात बताना चाहूंगा, जैसे कि आपको पता है कि आजकल महानगरों की हवा बहुत खराब हो चुकी है, उनमें सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर जो SPM है वो पार्टिकल्स की मात्रा बहुत ज्यादा। नैनो पार्टिकल्स की एक खासियत होती है कि नैनो पार्टिकल्स इस तरह के पार्टिकल्स को एब्जॉर्ब कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, इस तरह के पार्टिकल्स को एब्जॉर्ब करने का गुण रखते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा वरदान है नैनो टेक्नोलॉजी का, जिसके कारण हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग उसका एयर प्यूरिफायर की तरह, जो नैनो मटेरियल होता है, जो जितने भी नैनो मटेरियल या नैनो पार्टिकल्स हैं, इनको हम क्या कर सकते हैं, इनको हम यूज कर सकते हैं किस तरीके से, एयर प्यूरिफायर के रूप में। यानी अगर हम किसी सरफेस में, चाहे वो कोई ग्लास की सरफेस हो, चाहे वो विंडो सरफेस हो, या वो कोई वॉल की सरफेस हो, अगर हम उस पर नैनो पार्टिकल या नैनो मटेरियल का यूज करेंगे तो वो क्या करेगा, वो डस्ट को एब्जॉर्ब कर लेगा या डस्ट को अपने ऊपर जमने नहीं देगा और उसको अपने ऊपर से हटा देगा एब्जॉर्ब करके, या उसको अपने ऊपर से स्प्लिट कर देगा। तो उससे क्या होगा, उसकी वजह से चीजें और व्यवस्थित हो जाएंगी और हमारी स्क्रीन गंदी नहीं होगी। फॉर एग्जाम्पल से कार की स्क्रीन होती है, कार की विंडशील्ड होती है, तो कार की विंडशील्ड पर अगर पानी गिरता है या कोई धूल चिपक जाती है तो उससे हमारी विजिबिलिटी प्रभावित होती है। लेकिन अगर इसी कार की विंडशील्ड में और शीशों में अगर हम नैनो पार्टिकल या नैनो मटेरियल का इस्तेमाल करें तो उससे क्या होगा, उसकी वजह से, नैनो पार्टिकल के इस्तेमाल करने की वजह से उस पर धूल के कण या पानी की बूंद टिक ही नहीं पाएगी, और जब वो नहीं टिक पाएगी तो क्या होगा, हमारी सरफेस क्लीन बनी रहेगी। इसका इस्तेमाल ग्लास की सरफेस पर भी हो सकता है और पेंट की सरफेस पर भी हो सकता है। तो आप सोचिए कि बगैर साफ किए वाहन जो है वो साफ रहेगा, गाड़ी का शीशा साफ रहेगा, उसकी बॉडी साफ रहेगी। क्यों, क्योंकि नैनोटेक मटेरियल डस्ट पार्टिकल को रिपेल करता है, और जब जो धूल के कण जो एक निश्चित साइज और सीमा के होंगे, जो जम जाते हैं एक सरफेस के ऊपर, वो उसके ऊपर टिक ही नहीं पाएंगे और हमारी जो सरफेस है वो क्लीन बनी रहेगी। तो एयर प्यूरिफायर की तरीके से इस्तेमाल हो सकता है। और वाटर प्यूरिफायर में भी इसका यूज हो सकता है। वाटर प्यूरिफायर की तरीके से भी इसका इस्तेमाल हो सकता है। कैसे हो सकता है, जितना भी सैलाइन वाटर है
या ऐसा वाटर है जो गंदा है, कैसा वाटर है जो गंदा है या जिसमें बैक्टीरिया है, जिसमें क्या है, बैक्टीरिया है, ठीक है। वो क्या हो सकते हैं, जब हम नैनो पार्टिकल्स का इस्तेमाल करेंगे, जब हम नैनो पार्टिकल्स का इस्तेमाल करेंगे तो क्या होगा, वो इन सैलाइन पार्टिकल्स को और नैनो पार्टिकल्स को भी क्या कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा या उनको फिल्टर कर देगा और हमें कैसा पानी मिल जाएगा, हमको प्योर वाटर मिल जाएगा। ये बहुत बड़ी टेक्निक है। जितने भी समुद्र के तटवर्ती इलाके होते हैं जहां के पानी में खारापन होता है, सैलिनिटी होती है, या जहां का पानी गंदा होता है, किसी विशेष तरह के फ्लोरीन या फ्लोराइड मटेरियल्स ज्यादा होते हैं, तो हम कोई ऐसे नैनो पार्टिकल टारगेटेड तरीके से बना सकते हैं जो इस तरह के हानिकारक एलिमेंट्स का क्या करते हो, अवशोषण करते हो, और उस अवशोषण को करने के कारण क्या होता है कि वो हमारा पानी साफ हो जाएगा और हम इस तरीके से यूज कर सकते हैं उसको अपने तरीके से उसको यूज कर सकते हैं। तो ये कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट यूजेस थे, कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट टेक्निक्स थी या कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट उपकरण के बारे में हमने चर्चा करी जिन्होंने ये बताया कि कैसे कोई पदार्थ नैनो टेक्नोलॉजी ने कैसे हमारे आधुनिक जीवन को प्रभावित किया है और आगे प्रभावित करने की क्षमता रखता है। अगर बात करें कि सरकारी स्तर पर या गवर्नमेंट के लेवल पर नैनो टेक्नोलॉजी को इंप्रूव करने के लिए, नैनो टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देने के लिए कौन कौन सा क्या स्टेप्स लिए गए हैं, तो पहले तो मैं आपको बता दूं कि नैनो टेक्नोलॉजी का भारत में जो है, अगर बात करें भारत में, उसको एक विज्ञान की शाखा के रूप में मान्यता तो दे दी गई थी जब हमको 86 में जब वहां पर जो माइक्रोस्कोप बना था, स्कैनिंग माइक्रोस्कोप, उसके बाद जब ये विज्ञान की विधा दुनिया के अलग अलग क्षेत्रों में आगे बढ़ने लगी तो भारत सरकार भी इसके प्रति जागरूक हुई और उन्होंने एक नैनो साइंस टेक्नोलॉजी इनिशिएटिव, नैनो टेक्नोलॉजी इनिशिएटिव नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी इनिशिएटिव, जिसे कहते हैं NTSI, नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड साइंस इनिशिएटिव जो शुरू किया, ये भारत सरकार ने शुरू किया वर्ष 2001 में, और ये इसके लिए जो नोडल एजेंसी थी, ये था डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, DST, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जो भारत सरकार का नोडल एजेंसी है फॉर साइंस डेवलपमेंट। तो इन्होंने 2001 में नैनो साइंस टेक्नोलॉजिकल इनिशिएटिव की स्टार्टिंग करी और इसके अंतर्गत प्रोफेसर CNR राव के नेतृत्व में एक हाई पावर कमेटी, एक ग्रुप का गठन किया, जिनसे कहा गया कि आप इस क्षेत्र के संभावनाओं के बारे में इस पे अध्ययन करें और बताएं कि कैसे ये भारत की टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स को आगे ले जा सकता है और कैसे हम इस क्षेत्र में भारत को आगे ले जा सकते हैं, क्योंकि ये एक उभरता हुआ टेक्नोलॉजी का क्षेत्र था। एक बात यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि प्रोफेसर CNR राव को भारत में नैनो टेक्नोलॉजी का फादर कहा जाता है। प्रोफेसर CNR राव इज कंसिडर्ड एज फादर ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी इन इंडिया। तो जैसे वर्ल्ड में रॉबर्ट फिनमैन है, रॉबर्ट फिनमैन को पूरे विश्व में बायोटेक्नोलॉजी, नैनो टेक्नोलॉजी का जनक कहा जाता है, वैसे ही भारत में CNR राव साहब को, जो कि एक वैज्ञानिक थे, प्रसिद्ध वैज्ञानिक प्रोफेसर CNR राव, उनको नैनो टेक्नोलॉजी का पिता कहा जाता है। इस प्रोग्राम के बाद, नेशनल साइंस एंड टेक्नोलॉजी इनिशिएटिव के बाद, इसके बाद वर्ष 2007 में
वर्ष 2007 में भारत ने नैनो मिशन लॉन्च किया। क्या किया? नैनो मिशन। ये एक अम्ब्रेला प्रोग्राम था। अम्ब्रेला प्रोग्राम का मतलब होता है कि एक ऐसा प्रोग्राम जिसके अंडर में या जिसकी गाइडेंस में और दूसरे बहुत सारे कार्यक्रम शुरुआत करे गए। तो अम्ब्रेला प्रोग्राम ने 5 अलग अलग क्षेत्रों में काम करना शुरू किया, और वो क्षेत्र क्या थे? पहला प्रोग्राम था बेसिक साइंस रिसर्च। पहला प्रोग्राम था बेसिक साइंस रिसर्च प्रमोशन। किस क्षेत्र में? नैनो टेक के क्षेत्र में। यानी ये बेसिक साइंस किसके लिए? नैनो टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में बेसिक साइंस का प्रमोशन स्टार्ट किया। इसके लिए क्या किया गया? कुछ फंडामेंटल अंडरस्टैंडिंग डेवलप करी गई, कुछ सेंटर ऑफ एक्सेलेंस बनाने का प्रस्ताव रखा गया, जिसके लिए भारत सरकार ने लगभग 1000 करोड़ रुपए का बजटरी एलोकेशन भी किया। कह सकते हैं कि 1000 करोड़ रुपए का बजट एलोकेशन भी की इस प्रोग्राम के लिए। तो एक तो जिसके लिए इन्होंने सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाने के लिए उस नैनो टेक्नोलॉजी को साइंस की एक विधा के रूप में बनाने के लिए काम करना शुरू किया। दूसरा इन्होंने काम किया इंफ्रास्ट्रक्चर। डेवलपमेंट ऑफ नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी, नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी रिसर्च। यानी एक दूसरा काम क्या किया? पहला तो बेसिक साइंस प्रमोशन का प्रोग्राम बनाया, नैनोटेक को प्रमोट करने के लिए, नैनो टेक्नोलॉजी के प्रति आम जो एक वर्ग है, वैज्ञानिक वर्ग है, उसमें जागरूकता पैदा करने के लिए, जिससे कि वैज्ञानिक कम्युनिटी जो है नैनो टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में कुछ काम करे, कुछ आगे बढ़े, कुछ उसको प्रमोट करे। और दूसरी चीज क्या करी गई? दूसरी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट ऑफ नैनो साइंस जो है वो किया गया। इसका मतलब ये है कि यूनिवर्सिटीज की स्थापना करना, विश्वविद्यालयों की स्थापना करना, कुछ ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना जहां पर नैनो साइंस के ऊपर काम किया जा सके, या जहां पर नैनो साइंस से रिलेटेड जो इक्विपमेंट्स होते हैं, चाहे वो एक्सपेंसिव ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स हो या स्कैनिंग टनलिंग आपका माइक्रोस्कोप है, ये सब महंगी डिवाइसेस हैं। ये सब आम नॉर्मल परिस्थितियों में कोई वैज्ञानिक कम्युनिटी इनको अरेंज नहीं कर सकती। तो भारत सरकार को ने इसके लिए एक प्रोग्राम बनाया जिसको बोलते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट ऑफ नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी रिसर्च। इसमें क्या किया गया? इसमें कुछ ऐसे सेंटर ऑफ एक्सेलेंस डेवलप किए गए जहां पर नैनो साइंस से रिलेटेड सभी मूलभूत आवश्यकताएं, चाहे वो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट हो, और चाहे वो आपका जो मैंने आपको बताया कि जो माइक्रोस्कोप जो डेवलप हुआ था, दैट इज स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोप, दैट इज स्कैनिंग टनलिंग एसटी माइक्रोस्कोप भी कह सकते हैं इसे डेवलप किया गया, स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोप। तो ये फैसिलिटीज ऐसे सेंटर डेवलप करना जहां पर ये हो और वैज्ञानिक कम्युनिटी जो है वो इन पर रिसर्च कर सके, इन पर काम कर सके और इन क्षेत्रों को आगे बढ़ा सके। दूसरी एक नई चीज बनाई गई, एक और प्रोग्राम डेवलप किया गया, नैनो एप्लीकेशन एंड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट। नैनो एप्लीकेशन एंड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट, नैनो एप्लीकेशन एंड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट। ये भी भारत सरकार का एक महत्वपूर्ण उपक्रम था जिसके अंतर्गत नैनो टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में रिसर्च एंड डेवलपमेंट और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को बढ़ाना और इस प्रोग्राम को कैटलाइज करना शामिल था। यानी
इसमें गवर्नमेंट ने क्या किया, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप यानी पीपीपी के आधार पर, और दूसरा R&D लेवल पे जो है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट लेवल पर जो है चीजों को ग्रो करना, उनको इनिशिएट करना, उनको आगे बढ़ाने की दिशा में काम किया गया। ठीक है, और ये ऐसे वेंचर्स थे जिसके आधार पर बड़े बड़े विश्वविद्यालयों से, जो कि नेशनल लेवल के इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूट थे, अगर हम बात करें तो जैसे आईआईटी दिल्ली, आईआईटी मद्रास दैट इज चेन्नई, बीएचयू, नेताजी सुभाष चंद्र इंस्टीट्यूट ऑफ बेसिक साइंसेस कोलकाता, ठीक है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस IISc बेंगलोर, इस तरह के संस्थाओं के साथ में क्या किया गया, कोलैबोरेशन स्थापित किया गया, और इनके साथ मिलकर चीजों को डेवलप करने का प्रयास किया गया। अगला एक और सेक्टर है, दैट इज अगला एक और प्रयास जो इस नैनो मिशन के अंतर्गत किया गया, वो था ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, इस प्रोग्राम की क्या खासियत थी? ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के अंतर्गत क्या किया गया कि यूनिवर्सिटीज में, विद्यालयों में कुछ ऐसे कोर्सेज, कुछ ऐसे इनिशिएटिव्स जो है वो स्टार्ट किए गए, कुछ ऐसे कोर्सेज और इनिशिएटिव स्टार्ट किए गए जिसकी सहायता से क्या हो सकता है, जिसकी सहायता से जो छात्र कम्युनिटी है, जो उभरते हुए वैज्ञानिक हैं, या जो ऐसी कम्युनिटी जो फर्दर साइंटिफिक इंडस्ट्री के क्षेत्र में साइंटिस्ट बनना चाहते हैं या साइंटिफिक एरियाज में जाना चाहते हैं, तो उनको HR ह्यूमन रिसोर्स उस तरह का डेवलप करना, हमारे पाठ्यक्रम में नैनो टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस करना, चाहे वो पाठ्यक्रम अंडर ग्रेजुएट लेवल का हो या 10+2 लेवल का हो, जहां से बच्चे पहले से ही जागरूक होना शुरू हो जाए कि नैनो टेक्नोलॉजी भी एक ऐसा उभरता हुआ क्षेत्र है जिसमें अपार संभावना है। एक एसोचैम का एक सर्वे हुआ है, एक बात करें एक एसोचैम के सर्वे की, एक एसोसिएशन ऑफ चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स, इसका एक सर्वे हुआ है, ये सर्वे कराया था इन्होंने 2015 में, और इसके हिसाब से इन्होंने बताया था कि पूरी दुनिया में भारत ऐसा तीसरा देश है, ऐसा तीसरे नंबर पे ऐसा देश है, थर्ड कंट्री है, जहां पर नैनोटेक के क्षेत्र में सबसे ज्यादा न्यू पेपर्स पब्लिश हुए। न्यू पेपर्स यानी रिसर्च पेपर्स, न्यू रिसर्च पेपर्स सबसे ज्यादा क्या हुए हैं, पब्लिश हुए हैं, सबसे ज्यादा पब्लिश किए गए। तो ये बताता है, और ये भी बताता है कि आने वाले समय में, अगले 15-20 सालों में पूरी दुनिया में 20 मिलियन नैनो टेक्नोलॉजिस्ट 20 मिलियन नैनो टेक्नोलॉजिस्ट की जरूरत पड़ने वाली है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि 2 मिलियन नैनो टेक्नोलॉजिस्ट की जरूरत पड़ने वाली है, जिसका 25% इंडियन ह्यूमन रिसोर्स होगा। यानी इस 2 मिलियन नैनो टेक्नोलॉजी में से 25%, 1/4 जो है वो नैनो टेक्नोलॉजिस्ट भारत से मिलने वाले हैं। भारत में वो रिसर्च और डेवलपमेंट की कैपेबिलिटी है, वो रिसर्च और डेवलपमेंट की कैपेसिटी है, जिसके आधार पर भारत इन क्षेत्रों में, इस उभरते हुए सूचना वैज्ञानिक तकनीकी और विज्ञान के क्षेत्र में क्या कर सकता है, बहुत अच्छा डेवलपमेंट कर सकता है। तो जाहिर सी बात है कि सरकार को, गवर्नमेंट को इस प्रोग्राम को, इस तरह के प्रोग्राम को, HR के प्रोग्राम को, ह्यूमन रिसोर्स के प्रोग्राम को यूनिवर्सिटी लेवल पे, कॉलेज लेवल पे, मास्टर्स लेवल पे और रिसर्च लेवल पे, अलग अलग लेवल पे इंट्रोड्यूस कराना होगा, इसको प्रमोट करना होगा, इसके लिए स्कॉलरशिप्स देनी होंगी, जिससे लोगों में इसका इंटरेस्ट बढ़े। और सबसे अंतिम जो प्रयास है नैनो मिशन के अंतर्गत, दैट इज इंटरनेशनल कोलैबोरेशन। इंटरनेशनल कोलैबोरेशन ये क्या कहता है? इंटरनेशनल कोलैबोरेशन ये कहता है कि हम अपने नेशनल लेवल, मैंने आपको बताया कि नेशनल लेवल पे
भारत जो है IIT दिल्ली, मद्रास, BHU, कोलकाता नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंस्टीट्यूट ऑफ बेसिक साइंसेज, IISc बेंगलोर, ऐसे इंस्टीट्यूट्स के साथ में यूनिवर्सिटी ऑफ पुणे भी है, पुणे यूनिवर्सिटी भी है। ऐसी यूनिवर्सिटीज आपस में जुड़कर कोलैबोरेट कर रही हैं नेशनल लेवल पे नैनोटेक का एक इंफ्रास्ट्रक्चर और फ्रेमवर्क बनाने के लिए। तो ये जो गवर्नमेंट है वो इंटरनेशनल कोलैबोरेशन को भी प्रमोट कर रही है। गवर्नमेंट क्या कर रही है? गवर्नमेंट जो है वो इंटरनेशनल कोलैबोरेशन को भी प्रमोट कर रही है। और किस तरीके से प्रमोट कर रही है कि जो विदेशी जो बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं, चाहे वो US बेस्ड एजेंसीज हों, चाहे वो कोई मल्टीनेशनल कंपनी हो, चाहे वो कोई फार्मा सेक्टर की कंपनी हो, या कोई टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की कंपनी हो, तो ये सारे क्षेत्र मिलकर क्या कर रहे हैं? ये सारे क्षेत्र मिलकर अलग अलग दिशाओं में प्रयास कर रहे हैं और अलग अलग चीजों में काम कर रहे हैं। जैसे अगर बात करें नैनोटेक कॉर्प, इसमें इस क्षेत्र में नैनोटेक कॉर्प, नैनोटेक कॉर्प जो है, नैनोटेक कॉर्प USA, ये भारत की एक कोलैबोरेटिंग ये एक एजेंसी है जो भारत के साथ नैनो टेक्नोलॉजी में कोलैबोरेशन करके काम कर रही है। ऐसे ही बात करें अपोलो टायर्स, अपोलो टायर्स ये एक प्राइवेट सेक्टर कंपनी है। अपोलो टायर्स आप लोगों ने नाम सुना होगा। ये इस क्षेत्र में रबर टेक्नोलॉजी में नैनो टेक्नोलॉजी की यूज पे काम कर रही है। रबर टेक्नोलॉजी में नैनो पे क्षेत्र पे काम कर रही है। ऐसे ही आपकी ऑर्किड फार्मा ये एक फार्मा कंपनी है, ऑर्किड फार्मा। इनका कोलैबोरेशन गवर्नमेंट के साथ हुआ है नैनो के क्षेत्र में, नैनो मेडिसिन के क्षेत्र में। ठीक है, ऐसे करके बहुत सारे नेशनल डॉक्टर रेड्डीज लैब, इसका नाम आपने सुना होगा, डॉक्टर रेड्डीज लैब, ये भी एक फार्मा कंपनी है जो नैनो मेडिसिन में काम करेगी। तो ऐसे करके नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के आधार पर और ऐसी बहुत सारी चीजों के आधार पर क्या किया जा रहा है? भारत सरकार लगातार प्रयास कर रही है कि कैसे राष्ट्रीय स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय कोलैबोरेशंस के द्वारा हम नैनो टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, नैनो तकनीकी के क्षेत्र में कैसे अपने देश को आगे ले जा सकते हैं, और उसके लिए पूरा प्रयास किया जा रहा है। और डिपार्टमेंट ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी इसके लिए नोडल एजेंसी है। ये एक अच्छा प्रश्न है, इसको ध्यान रखिएगा। और ये सारे चीजें हैं जो गवर्नमेंट अपने लेवल पे कर रही है, और नैनो टेक्नोलॉजी का भविष्य भारत में बेहतर से बेहतर बनाने पे प्रयास किया जा रहा है कि कैसे हम इस टेक्नोलॉजिकल क्षेत्र में जो है वो आगे बढ़ते रहें और दुनिया से कदम मिला के चल पड़े। क्योंकि चाइना और USA के बाद भारत ही ऐसा एक देश है, दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा देश है, जिसने नैनो टेक्नोलॉजी के ऊपर सबसे ज्यादा रिसर्च पेपर्स प्रस्तुत किए हैं, नई शोध प्रस्तुत करी हैं, नए आइडियाज प्रस्तुत किए हैं। अब हम लोग इसके एक और पहलू पे, एक इसका अंतिम पहलू है, इस पे बात करेंगे। जैसा कि आपको पता है कि विज्ञान है, या जो विज्ञान की कोई भी शाखा होती है, उसके कोई ना कोई ऐसे पहलू भी होते हैं जो पॉजिटिव होने के साथ साथ थोड़े से नेगेटिव भी होते हैं। कहने का मतलब ये, विज्ञान एक ऐसी शाखा है, विज्ञान की ऐसी शाखा या विज्ञान नैनो टेक्नोलॉजी एक ऐसी वैज्ञानिक शाखा है जिसके अंतर्गत क्या होता है, जिससे क्या होता है कि अगर हम उसका पॉजिटिव, उसका कोई एस्पेक्ट है तो उतना ही उसका नेगेटिव एस्पेक्ट भी संभव है। तो अभी तक तो हमने सारे इसके पॉजिटिव एस्पेक्ट्स के बारे में चर्चा की, कैसे नैनो टेक्नोलॉजी से हमारा जीवन बदल जाएगा, कैसे चीजें अपग्रेड हो जाएंगी, कैसे हमें बहुत सारी सहूलियतें मिल जाएंगी। लेकिन क्योंकि ये विज्ञान की एक शाखा है और विज्ञान के अपने फायदे और अपने नुकसान होते हैं, जैसा कि आप जानते हैं कि विज्ञान को एक दुधारी तलवार कहा जाता है, तो वैसे ही ये जो सबसे अत्याधुनिक शाखा है नैनो टेक्नोलॉजी, इसके भी कुछ दुष्प्रभाव हैं। इसके भी क्या है? कुछ दुष्प्रभाव हैं, दैट इज हार्मफुल इफेक्ट है। और इसके लिए सरकारों को, गवर्नमेंट्स को हार्मफुल इफेक्ट हैं, जिसके लिए सरकारों को कुछ ना कुछ ऐसे रेगुलेशंस, कुछ ना कुछ ऐसे नियम, कुछ ना कुछ ऐसे जो है रेगुलेटरी लॉज एस्टेब्लिश करने होंगे, जिससे क्या हो, जिससे कि यह तकनीक हमारे सदुपयोग के लिए ही इस्तेमाल हो, न कि इससे हमारा कोई हार्मफुल
इससे हमें कोई हार्म हो जाए या हमें हमारी ग्रोथ प्रभावित हो किसी तरीके से। तो अगर बात करते हैं कि क्या इसके हार्मफुल इफेक्ट हो सकते हैं, तो जैसा कि आपको पता है कि नैनो पार्टिकल्स बहुत सूक्ष्म पार्टिकल्स होते हैं, तो इनका एक हार्मफुल इफेक्ट भी ऑब्जर्व किया गया है। वो ये कि अगर ये श्वास के द्वारा अगर हम इनको इनहेल कर लेते हैं, जाहिर सी बात है अगर हम इसको इनहेल कर लेते हैं, जिसे कहना चाहिए कि अंतर श्वसन कर लेते हैं, इनहेलेशन कर लेते हैं, इनहेलेशन कह सकते हैं आप, यानी अंतर श्वसन। इसकी एक हार्मफुल इफेक्ट ये है कि अगर ये अंतर श्वसन के माध्यम से हमारी बॉडी के अंदर चले जाते हैं तो ये लंग्स कैंसर का कारण बन सकते हैं। किसका कारण बन सकते हैं? लंग्स कैंसर, यानी फेफड़ों का कैंसर। ऐसे कुछ रिजल्ट देखे गए हैं, ऐसे कुछ एक्सपेरिमेंट कुछ इंटरनेशनल एजेंसीज ने किए हैं जिनमें पाया गया है कि अगर ये फेफड़ों के अंदर जम जाएं या हमारे हार्ट तक पहुंच जाएं या हमारी किडनी तक पहुंच जाएं, तो ये नैनो पार्टिकल इतने सूक्ष्म पार्टिकल होते हैं कि इनको वहां से रिमूव करना आसान नहीं है। हम इनको दवाओं के माध्यम से इनको यूज करें, लेकिन यूज करने के बाद ये वहां से निकलने की बजाय वहीं पर अगर स्थिर बने रहें तो क्या होगा? तो वो उस अंग की क्रियाशीलता को प्रभावित करेंगे और हमें कई सारे ब्रेन रिलेटेड, लंग्स, ब्रेन, हार्ट और किडनी, इससे रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं, रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं। तो जाहिर सी बात है कि अगर कुछ फायदे हैं तो कुछ नुकसान भी हो सकते हैं। हालांकि अभी इनका हार्मफुल इफेक्ट किस लेवल तक है इसको एग्जैक्टली ऑब्जर्व नहीं, एग्जैक्ट जो उसका पैमाना है वो नहीं निर्धारित किया जा सका है। लेकिन हाँ, कुछ प्रयोग चूहों पर किए गए हैं, कुछ रेट्स पर एक्सपेरिमेंट्स किए गए हैं, कुछ मंकीज पर एक्सपेरिमेंट किए गए, उससे ये निकल के आया कि नैनो पार्टिकल्स नुकसान पहुंचा सकते हैं मानव शरीर क्रिया प्रणाली को। तो थोड़ा सा इससे हमें सावधान रहने की जरूरत है ना। त्वचा और स्पर्श की अगर बात करें तो जाहिर सी बात है कि इस तरह के पदार्थ स्पर्श के माध्यम से भी जा सकते हैं, है ना। स्पर्श के द्वारा भी ये क्या कर सकते हैं? स्पर्श यानी टच, यानी अगर हम किसी नैनो पार्टिकल के लगातार संपर्क में रहते हैं, किसी नैनो डिवाइस के लगातार संपर्क में रहते हैं, तो क्या हो सकता है? वो नैनो पार्टिकल किसी न किसी तरीके से हमारी बॉडी में प्रवेश कर सकता है और यही हार्मफुल इफेक्ट जनरेट कर सकता है। इसी तरीके से अंतर्ग्रहण भी हो सकता है। अगर एनवायरमेंट में, इसको बोलते हैं अंतर्ग्रहण, इंजेक्शन, इसमें क्या हो सकता है? अगर हमारे वातावरण में बहुत सारे नैनो पार्टिकल्स मौजूद होंगे तो वो म्यूकस के साथ, हमारे सांस के साथ या और जो दूसरे अदर इफेक्ट जो हम डे टू डे लाइफ में अपने करते हैं उनके साथ भी हमारे शरीर में प्रवेश कर सकते हैं। और इससे क्या होगा? इससे हमारा जो पूरा तंत्र है, जो हमारे जो प्रतिरक्षा तंत्र है, वो खतरे में आ सकता है और हम गंभीर बीमारी का शिकार हो सकते हैं। और इस तरह की बहुत सारी चीजें हैं जो हो सकती हैं। हालांकि ये ट्यूमर, फेफड़ों में सूजन होना, लंग्स कैंसर हो जाना, किडनी डैमेज हो जाना या हार्ट ब्रेन में एक्यूमुलेट हो जाना, ये सारी चीजें इनके एक्सटेंट को अभी तक फाइनली ऑब्जर्व नहीं किया गया है। लेकिन क्योंकि ये विज्ञान से रिलेटेड चीजें हैं, इसीलिए क्या है, इसीलिए इनके ऊपर एक बहुत बड़ा खतरा है कि अगर इनका हम एक्सेसिव और इररेगुलर यूज करेंगे, ठीक है ना, एक्सेसिव और इररेगुलर यूज करेंगे तो ये हमारी बॉडी को बहुत हार्मफुल कंडीशन में ला सकता है। जैसा कि एरिक डेक्सलर साहब जो थे, उन्होंने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम है इंजन्स ऑफ क्रिएशन। उन्होंने एक किताब लिखी है डेक्सलर साहब ने, जिसका नाम है इंजन्स ऑफ क्रिएशन, इंजन्स ऑफ क्रिएशन। ये किताब है जो वही एरिक डेक्सलर साहब ने लिखी, जिन्होंने नैनोटेक पे काफी काम किया है, एरिक डेक्सलर ने। इसमें इन्होंने एक बहुत गंभीर खतरे से मानव जाति को आगाह करा हुआ है और उन्होंने ये बताया हुआ है कि ये नैनो पार्टिकल्स क्योंकि बहुत स्ट्रांग होते हैं, बहुत ज्यादा ड्यूरेबल होते हैं, बहुत ज्यादा लॉन्ग टाइम तक सस्टेन कर सकते हैं, बहुत ज्यादा लंबे समय तक चीजों को क्या कर सकते हैं, अपने अंदर एब्जॉर्ब करके रख सकते हैं। तो दूसरी खास बात ये क्या है, ये क्या कर सकते हैं, ये
ये बॉडी के जो बेसिक मटेरियल है, प्रोटोप्लाज्म, जेनेटिक मटेरियल, जेनेटिक कोड, उसकी कोशिका की गतिविधियां, जो क्रियाशीलता है गतिविधियां, और ऑर्गेनेल्स हैं, कोशिकांग हैं, उनको भी बहुत हद तक डैमेज कर सकते हैं, प्रभावित कर सकते हैं। और इस तरीके से, क्योंकि सभी शरीर और कोशिकाएं, सभी शरीर चाहे मनुष्य का हो, चाहे पेड़ पौधों का हो, प्राणियों का हो, क्योंकि वो कोशिकाओं से ही निर्मित है, तो अल्टीमेटली ये पूरे सजीव जगत या जैव जगत के विनाश का कारण भी ये नैनो पार्टिकल्स बन सकते हैं। तो ये उन्होंने एक उस चीज से, खतरे से उन्होंने एक आगाह कराया हमें, और हमें इस विज्ञान की शाखा को एक रेगुलेटरी नॉर्म्स के अंतर्गत हमारी सरकार का कर्तव्य है, गवर्नमेंट का ये दायित्व है कि वो इस विधा के ऊपर प्रॉपर एक रेगुलेटरी बॉडी बनाए और उसको सही तरीके से संचालित कराए। वो रेगुलेशन ना बहुत कम होने चाहिए, ना बहुत ज्यादा होने चाहिए, क्योंकि रेगुलेशन ज्यादा होंगे तो उस विधा का विकास नहीं हो पाएगा, और रेगुलेशन कम होंगे तो उसका विकास खतरनाक हद तक जा सकता है। तो ये भारत सरकार का दायित्व है, उसका कर्तव्य है कि वो कैसे इस पर एक अच्छा नियम कानून बनाती है। वैसे ये एक विज्ञान की बहुत महत्वपूर्ण शाखा है, बहुत उभरती हुई शाखा है, और जो देश जितना जल्दी इस क्षेत्र में, इस चीज में आगे बढ़ेगा और उसको रिसर्च करेगा, शोध करेगा, ग्रोथ करेगा, उसकी अर्थव्यवस्था उतनी ही मजबूत हो जाएगी। तो आज इन्हीं विचारों के साथ इस इंपॉर्टेंट लेक्चर को समाप्त करते हैं। अगले किसी महत्वपूर्ण लेक्चर में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।